Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. फर्स्ट आर्टिकल सीज फायर से रिलेटेड है बिटवीन इजराइल एंड हमास. इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन शैडो फ्लीट के बारे में हम समझेंगे एंड इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया के शैडो फ्लीट्स के ऊपर. तो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. देन ट्राई कमीशनिंग ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म. अब देखो यहां पर 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स को अभी कमीशन किया गया है नेवी में. तो वी गोना टॉक अबाउट दैट. उसका क्या बेनिफिट होगा, वी गोना टॉक अबाउट दैट. देन पॉलिटी में वी गोना टॉक अबाउट ब्लड मनी. यमन से रिलेटेड ये आर्टिकल है जहां पर एक इंडियन नर्स को अरेस्ट किया गया है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो इजराइल है, इजराइल के अंदर एक मेजर क्राइसिस हुए थे 7 अक्टूबर को. एक टेरर अटैक होता है और इस टेरर अटैक में बहुत से लोगों को बंदी बना लिया जाता है. एंड ये अटैक कंडक्ट किया गया था हमास के द्वारा. अब हमास को कहीं ना कहीं रिटेलिएट करना था इजराइल ने, तो इसकी वजह से इन्होंने गाजा स्ट्रिप पे अटैक करना स्टार्ट किया. एंड नियर बाय ये सभी कंट्रीज जो लेबनान है या इसके आसपास सीरिया लगती है, वहां पर भी ये एरिया मतलब ये वॉर स्प्रेड होता गया. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि रिसेंटली ये जो लेबनान और ये जो सीरिया या पूरे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस फैले हुए थे जस्ट बिकॉज इजराइल के ऊपर एक अटैक हुआ था, अब इसको डिफ्यूज कर लिया गया है. एंड यहां पर हमास और इजराइल के बीच में एक टेंटेटिव सीज फायर आपको देखने को मिल सकता है. अब यहां पर आपको याद रखना है इसका मैप वर्क भी. ये इजराइल की टेरिटरी है पूरी. इस टेरिटरी में 3-4 एरिया है जो आपको पता होने चाहिए. जैसे ये गोलन हाइट है, ये सीरिया के साथ एरिया ये शेयर करता है. देन ये लेबनान वाला जो बॉर्डर आ गया वो आ गया आपका. देन ये आपका पूरा एरिया ये जॉर्डन के साथ शेयर करता है और इन दोनों के बीच में ये वेस्ट बैंक वाला डिस्प्यूटेड एरिया आ गया. एंड ये है गाजा स्ट्रिप. अब ये जो डिस्प्यूट है, इवन आप अगर देखेंगे थोड़ा बहुत जॉर्डन के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा, बहुत कम है बट मिनिमम सा. सीरिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ा और लेबनान के ऊपर असर पड़ा. एंड वैसे ये पूरा जो आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो इस गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में देखने को मिल रहा है, जहां पर 2.3 मिलियन पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेस होना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटायर एक्ट. अब यहां पर क्या सीज फायर की कंडीशंस है, पहले हम उन्हें समझते हैं एंड देन इसमें इजराइल का क्या स्टैंड है, हमास का क्या स्टैंड है, उसको समझेंगे. फर्स्ट थिंग, इजराइल पहले फेज के अंदर क्या करेगा, कितना 6 वीक का सीज फायर होगा जहां पर इजराइल जो डेंसली पॉपुलेटेड गाजा एरिया है वहां से अपनी आर्मी को वापस खींचेगा. अब वापस खींचने के बाद यहां पर हमास कुछ 33 टेंटेटिव होस्टेज जो हैं उनको रिलीज करेगा, जिसमें वुमेन्स, एल्डरलीज और इंजर्ड पर्संस आपके आ जाएंगे. देन यहां पर इसके साथ एक्सचेंज होंगे फलस्तीन के हजारों वो लोग जो अभी के टाइम पे इजराइल की पास कब्जे में हैं. देन फेज 2 एक्टिवेट किया जाएगा. फेज 2 में हॉस्टेज को वापस से छोड़ा जाएगा. अब जो भी बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं वो वापस दे दिए जाएंगे इजराइल के द्वारा. एंड यहां पर इजराइल पूरी तरह से गाजा वाले एरिया से अपनी मिलिट्री को विड्रॉ कर लेगा. देन अगर बात की जाए इसके बाद थर्ड फेज एक्टिवेट होगा. थर्ड फेज में मल्टीलेटरल एजेंसीज यहां पर आके अगले 3-4 सालों में रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगी एंड यहां पर वापस से इस एरिया को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी. अब इजराइल इसमें हमास की जीत मानता है बिकॉज इजराइल के एक राइट विंग के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि भाई देखो, पीस के लिए एक प्री कंडीशन ये है कि पूरी तरह से हमास को खत्म करना होगा, नहीं तो इस एरिया में पीस एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती. हमास कहते हैं कि नहीं, पहले आप पूरी तरह से इजराइल की मिलिट्री को यहां से विड्रॉ करो, इजराइल इस एरिया पे क्लेम अपना छोड़ दे, तभी सीज फायर हो सकता है. इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए जो फार राइट मिनिस्टर्स हैं वो साफ साफ कह चुके हैं कि भाई हम रिजाइन कर देंगे अगर यहां पर सीज फायर होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमास को एक कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. तो वैसे इस पूरे एरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको जो लैंड एंड सॉवरेनिटी इशू देखने को मिल रहा है ब्रिटिश टाइम से, उसकी वजह से, क्योंकि ब्रिटिश मैंडेट जो था फलस्तीन को लेके जो इस होमलैंड का,
वो कहीं ना कहीं यहां पर इसका रूट कॉज है। अब हुआ क्या था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब प्रोसिक्यूट किया जा रहा था जर्मनी नाजीज के द्वारा जूइस को, तो उन्होंने वापस से इजराइल आके अपना घर एस्टैब्लिश करने की सोची। अब यहां पर जो पहले से लाइक आप ये कह सकते हो कि जो डोमिनेटिंग आपकी कम्युनिटीज वगैरह रहती थी उसको डिस्प्लेस किया गया एंड 1948 में यहां पर इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद तुरंत ही बाद अरब इजराइल वॉर होता है, जहां पर आप ये मान के चलो कि फिलिस्तीन की एक बड़ी टेरिटरी के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया। देन उसके बाद 6 डे वॉर होता है 1967 में, जहां पर जो इजराइल है इसने गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूशलम, गोलन हाइट और ये सभी टेरिटरी को कब्जा कर लिया और आज भी इन्हीं के देखरेख में है ये एरिया। देन अगर बात की जाए यहां पर हमास का रोल स्टार्ट होता है 1980s में, जहां पर वो यहां से मतलब इस पूरे एरिया को लिबरेट करना चाहते हैं इजराइल से। तो वैसे तो हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल, यूएस एंड ईयू इन सभी ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से टर्म किया हुआ है। अब यहां पे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। पीस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूट कॉज को समझते हुए इस पूरे एरिया के अंदर हमें एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पर बॉर्डर एंड सॉवरेनिटी को हम प्रोटेक्ट कर सके। मोर ओवर 2 स्टेट सोल्यूशन एक बेस्ट इसका सोल्यूशन हो सकता है, जो कि बहुत पहले से ही इसके ऊपर प्रपोज किया गया था एंड इवन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2 स्टेट सोल्यूशन रिलेटेड टू। तो इजराइल और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे ये रिलेटेड है एंड मोर ओवर हमें ह्यूमैनिटेरियन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस वॉर से बहुत से लोगों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा है। तो दैट्स व्हाई यहां पर इस एरिया में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि जो पीस है उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके। सो दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आर्टिकल, जहां पर हम बात करेंगे शैडो फ्लीट की। अब देखो शैडो फ्लीट होता क्या है और क्यों न्यूज में है। रशिया इसे ट्रेड करने के लिए, ऑयल ट्रेड के लिए यूज कर रहा था। अप्रोक्सीमेटली 183 ऐसी शिप्स थी जिन्हें शैडो फ्लीट कहा गया और अब इनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन इंपोज कर दिया। अब सैंक्शन इंपोज होने की वजह से इंडिया को ऑयल परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इंडिया ने कहा कि भाई देखो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, आपने जो भी सैंक्शंस लगाए हैं 12 मार्च 2025 तक हम इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर देंगे, बिकॉज हमने 10 जनवरी से पहले कुछ यहां पर बुकिंग कर रखी थी, तो वो बुकिंग हमें अपनी पूरी करने दीजिए। अब इंडिया को लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा या अभी शॉर्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा वो भी हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज, यहां पे आप मान के चलो कि इंडिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है, बिकॉज हम अप्रोक्सीमेटली 34% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। तो अब ये सैंक्शंस लग गए इन टैंकर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें रशिया से अपनी ऑयल सप्लाई को कम करना पड़ेगा एंड अदर एरियाज के ऊपर फोकस करना होगा। तो वेस्ट एशिया में भी क्राइसिस चल रहे हैं, बट स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। हम इराक, सऊदी और यूएई के साथ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर डील कर सकते हैं। देन यहां पर लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि रशिया इसमें और ज्यादा हमें डिस्काउंट दे दे, तो उससे हमें बेनिफिट हो सकता है। पहले आपको यह समझना होगा कि यूएस ने एक सैंक्शन लगा रखा है कि आप रशिया से $60 पर बैरल से ज्यादा महंगा तेल नहीं खरीद सकते। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आस्क रशिया टू सेल अस अ बिट चीपर। तो वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई इससे डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रशिया एक मेजर प्लेयर है एंड रशिया की शिपमेंट्स के अंदर अगर डिक्लाइन आ गया तो इससे पूरी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब यहां पर ये शैडो फ्लीट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है इसकी वजह से। तो आपको यह समझना होगा ये एक डार्क फ्लीट होती है जिसमें आप शिप और वेसल्स उनको यूज करते हैं फॉर लाइक स्मगलिंग या कुछ अनसैंक्शन्ड गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो वैसे जब भी कोई यूनिलैटरल या इंटरनेशनल सैंक्शन लगते हैं तो डायरेक्टली ये शैडो फ्लीट्स आपके वर्क करते हैं। ये बेसिकली वो जहाज होते हैं, वो पुराने जहाज होते हैं जिनकी ओनरशिप को आप ट्रेस नहीं कर सकते कि किसको वो बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं को शैडो फ्लीट कहा जाता है।
तो यूपीएससी आपसे एक टर्म पूछ सकते हैं शैडो फ्लीट क्या होता है, एंड मेंस में आपको पूछ सकता है कि भाई इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, बिकॉज रशिया बहुत बड़ा एक आप ये कह सकते हो कि ऑयल की मार्केट है एंड इंडिया इससे बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, एंड इसी वजह से हमारी जो लाइक कैपेबिलिटीज है इसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ इमीडिएट इंपैक्ट की बात की हमने, नियर टर्म क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉस्ट वगैरह इंक्रीज करेगी, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भी रशिया को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ये जो यूक्रेन वॉर है कहीं ना कहीं रशिया के लिए और ज्यादा कॉस्टली बन सकती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू एक सबमरीन और 2 वॉरशिप को कमीशन किया गया है रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा। अब इसमें जो शिप इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज योर आईएनएस नीलगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर हमारी इंडिजिनस मेजोंग डॉक ने बिल्ड की है। इसके साथ गार्डन रिसर्च जो है वो भी इसके अंदर आपकी आ रही है। अब ये एक स्टिल्थ फ्रिगेट है, मींस व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि एक्चुअल में ये आप ये मान के चलो लो रडार सिग्नेचर के साथ एक ऐसी शिप बिल्ड की गई है जो अपने आप में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स को होस्ट करती है एंड इवन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी होस्ट करती है, एंड इसके ऊपर एक गन भी माउंटेड है जिसमें एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज है, तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड शिप है आईएनएस सूरत, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर आपकी चौथी शिप है। अगेन मेजोंग डॉक ने इसको इंडिजिनसली बिल्ड किया है। अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, टॉर्पीडो एंड मॉडर्न सेंसर्स के साथ इनेबल्ड है, एंड ये एआई इनेबल्ड आपकी वॉरशिप है दैट इज देयर। आईएनएस वार्कशीर ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर बिल्ड की गई, फ्रेंच के साथ हमारी एक शिप है, एंड यहां पर आपको शिप भी क्या है सबमरीन है, तो यहां पर आपको क्या फीचर इसमें देखने को मिलते हैं, ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड माइनिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आप क्या करते हो डीजल से पहले तो बैटरीज को चार्ज करते हो और फिर इस बैटरी से लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सबमरीन को अंडर वाटर रख पाते हो। तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी को, कहीं ना कहीं एक डेटरेंस क्रिएट करेगा जैसे चाइना और पाकिस्तान के अंदर, एंड इवन आप अगर देखें तो हमारी बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी इससे रिड्यूस होती है बिकॉज इंडिजिनस आप इन शिप्स को परफॉर्म मतलब बिल्ड कर रहे हो। तो आउट ऑफ 40 प्लेटफॉर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं कमीशन हो चुके हैं, उसमें से 39 तो आपके इंडिजिनसली बिल्ड किए गए हैं रिसेंट टाइम के अंदर, तो दैट इज देयर। तो ये एक बड़ा बूस्ट है। अब यहां पर इन्हीं सभी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी आपको डिटेल दे रखी है, मेक श्योर थोड़ा गो थ्रू कर लेना। वैसे जनरली बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछता है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, दैट इज ब्लड मनी। देखिए यमन में हमारी एक नर्स को अरेस्ट किया गया एंड इस नर्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई, मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है दैट इज ब्लड मनी, और इसको अक्सर सरिया में दिया के नाम से भी जाना जाता है। मींस यहां पर हम बात कर रहे हैं शरिया लॉ की और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए ब्लड मनी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, इस ए पर्सन ने किसी का मर्डर कमिट कर दिया, या आप ये कह सकते हो इससे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद पर्सन की डेथ हो गई या वो इंजर्ड हो गया। अब इस केस में जो ए है, इस केस का अंदर पूरा कॉन्विक्ट, अब वो दूसरे पर्सन को, विक्टिम को या विक्टिम की फैमिली को जो मनी देते हैं, इसी को ब्लड मनी कहा जाता है। अब देखिए इसके कई नेगेटिव रिपरकशंस हैं, जैसे कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि ये सरिया लॉ में तो कहीं ना कहीं आपको इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडियन लॉ स्ट्रक्चर के अंदर इसका कहीं भी प्रेजेंस नहीं है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी अगर ये बिलीव करती है या गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि भाई इस पर्सन को माफी नहीं देनी चाहिए, इवन यहां पर दिया या आप ये कह सकते हो ब्लड मनी देने के बाद भी उस पर्सन को छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें 3 चीजों को मेजर फोकस किया जाता है जब भी इसको लाइक सिस्टम को इन्वोक किया जाता है। तो पहले जेंडर,
फिर उसके बाद दूसरी चीज जो देखी जाती है वो उसका रिलीजन देखा जाता है पर्सन का, एंड नेशनैलिटी देखी जाती है। वैसे सऊदी में एक्सीडेंट्स के केस में ये जो आपका ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, बट यहां पर भी एक्सीडेंट करने के बावजूद पर्सन को जेल हो सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इसके क्या ब्रॉड इंप्लीकेशन और इंडिया में कहां ये देखने को मिलती है, तो प्ली बार्गेनिंग जो है सिस्टम इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंडर जो लाया गया था, इसमें यहां पर सेंटेंस को रिड्यूस करने के लिए मनी एक्सचेंज के बारे में बात की गई है। बट याद रखना, जहां पर भी क्राइम 7 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन क्राइम्स में ये अलाउड नहीं है, जैसे मर्डर, रेप केस, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, या आप ये मान के चलो कि विक्टिम जो कंपनसेशन ले रहा है ये उससे अलग होता है। तो मतलब एक तरह से विक्टिम कंपनसेशन के तौर पे इसे देखा जाता है। तो दैट इज देयर। इंडिया के अंदर बहुत नैरो स्कोप है। अब इसमें क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? कहते हैं कि भाई देखो, फेयरनेस जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की है, ये जुडिशियल रिव्यू को कहीं ना कहीं आप इसके अंदर देख सकते हैं। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हमारे को जरूरत है कि भी अभी हम ईरान और अदर इस्लामिक कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं इनका जो इन्फ्लुएंस है इसको यूज करें ताकि इस पूरी सिचुएशन को हम डिफ्यूज कर सके इंडिया के लिए। बट एक बात यहां पर यह आती है कि इसके ना कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी, कि भाई एक पर्सन को यहां पर आप एक लेवरेज दे रहे हो, जहां पर आप एक तरह से ये कह रहे हो कि भाई जुडिशरी कुछ नहीं होती, आप एक पर्सन को पैसे दे दीजिए, उसको आप कंपनसेट कर रहे हो। तो यहां पर वैसे तो आप ये मान के चलो कि इसके इंप्लीकेशन में सबसे पहली बात तो ये आ गई कि भाई मोनेटाइजेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हो आप। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई और पर्सन अपना वे आउट ढूंढ सकता है उससे। फिर कहीं ना कहीं ये डेट्रीमेंटल है, क्योंकि भाई एक तरह से वो पर्सन हो सकता है फिर से सेम तरह का ऑफेंस को यहां पे रिपीट करे। देन यहां पर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे एक गरीब परिवार है, अब उनको अगर पैसा दिया जाएगा तो उनकी फैमिली को यह समझ में आएगा कि भाई देखो, इसको फांसी देके तो हमें कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, बट एटलीस्ट पैसा आएगा तो आगे की हमारी जो लाइफ है, बच्चों की पढ़ाई या घर का खर्चा, वो निकल सकता है। तो इस केस में कहीं ना कहीं ये जो पुअर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। देन मोरल और एथिकल कंसर्न कि भाई विक्टिम की डिग्निटी का क्या होगा। यहां पर तो हिनियस क्राइम में भी अगर सेम चीज होने लग गई तो इससे तो जो आपका ओवरऑल लीगल सिस्टम है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड कई बार जो वेल्दी फैमिली हो सकती है वो इस चीज को आप ये कह सकते हो पोटेंशियली मिसयूज कर सकती है। तो दैट्स व्हाई इसको कई लोग कहते हैं कि नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब देखिए यहां पर ब्लड मनी के फेवर में क्या चीजें आती हैं। कहते देखो, जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि भाई लोगों को सही राह पे लेके जाना, उन्हें सुधरने का मौका देना। तो कहते कि भाई देखो, ये कोर्ट का बर्डन तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, बट डेथ पेनल्टी आपका सोल्यूशन नहीं है। आप पर्सन को सुधरने का मौका देना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं मोर बेटर एक अप्रोच हो सकती है। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एक फैमिली को फेस करनी पड़ती है जब उनकी फैमिली मेंबर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने का काम करेगा। अदरवाइज फांसी देने के बाद तो यहां पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। देन यहां पर कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट से देखा जाए तो शरिया में यह चीज जब अलाउड है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि जो आपकी जो कंट्रीज है इनके कल्चर ट्रेडिशन में आता है, इस्लामिक लॉ का पार्ट है, एंड कहीं ना कहीं इससे एक हार्मनी भी एक एरिया में डेवलप होते हैं कि भाई ठीक है, एक पर्सन की डेथ हुई है, उसको कंपनसेट करने की बात की गई है, तो दैट इज देयर। देन यहां पर अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी होना चाहिए कि भाई देखो, एक पर्सन को आप चांस तो दीजिए कि वो सुधरे। तो वो भी चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट इकलौता रास्ता नहीं है। यहां पर आप नेगोशिएट कर सकते हो अपनी लाइक फॉरगिवनेस को, एंड इवन एक क्लोजर मिल जाता है फैमिली को भी। तो दैट इज देयर। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।